स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ या मैटर्स इन आवर सराउंडिंग हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस चैप्टर में अब तक हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं और बेसिकली हम लोगों ने पदार्थ या मैटर के बारे में पढ़ा है। पर अब हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चल रहे हैं और वो है चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ में अवस्थाओं का परिवर्तन। पर उससे पहले मुझे बताओ हम लोगों ने कौन कौन से स्टेट्स या अवस्थाएं पढ़ी हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हम एक अवस्था को दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। अब इस फ्लो चार्ट को हम अच्छे से समझते हैं। आ गए हम 3 स्टेट्स या अवस्थाओं के पास, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड को हम चेंज कर सकते हैं लिक्विड में, लिक्विड को चेंज कर सकते हैं गैस में, फिर वापस से गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है। सॉलिड का एग्जांपल ले लें, अगर हम लोग बर्फ़ या आइस, तो उसको जब हमको लिक्विड में चेंज करना होता है तो हम उसमें क्या देते हैं, हीट। क्या देते हैं, हीट। फिर लिक्विड को गैस में अगर चेंज करना होगा तो फिर से हम क्या करते हैं, पानी को उबालना शुरू करते हैं, गर्म करना शुरू करते हैं, यानी फिर से क्या देंगे हम, हीट। फिर गैस को अगर ठंडा कर देते हैं तो वो वापस से लिक्विड, ठीक है। और लिक्विड को अगर हम लोग ठंडा कर देते हैं तो वापस से जो है कि सॉलिड, यानी अगर हम पानी को ठंडा करते हैं तो क्या हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है। सॉलिड से जो लिक्विड हम लोग चेंज कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूज़न या संगलन। लिक्विड को जो हम गैस में चेंज करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं वेपोराइजेशन या वाष्पीकरण। गैस को जो हमने वापस से लिक्विड में चेंज किया है ठंडा करके, उसको कहते हैं कंडेंसेशन या संघनन। और लिक्विड को जो हम सॉलिड में चेंज करते हैं उसको हम फ्रीजिंग या जमना कहते हैं। इसके अलावा सॉलिड को डायरेक्ट जो है कि गैस में भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कपूर। कपूर जो है कि जब उड़ जाता है तो किस अवस्था में जाता होगा, कपूर जो है कि ठोस है, लेकिन उड़ने के बाद कैसी अवस्था में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सारे नाम जो है कि याद हो गए होंगे। इतने सारे प्रोसेसेस के नाम सुन के दिमाग में बत्तियां जल गई होंगी और सवाल भी खड़े हो गए होंगे। और अगर नहीं भी सवाल खड़ा हुआ है तो भी एक सवाल घूमना चाहिए, इतना बड़ा सा क्वेश्चन मार्क घूमना चाहिए कि आखिर हुआ क्या कि सॉलिड लिक्विड में बदल गया। तो कोई जादू तो हुआ नहीं है, कुछ तो हुआ है। आओ इसको एक्टिविटी से समझते हैं। सपोज करो हमने एक सॉलिड का टुकड़ा लिया है, तो इसमें पार्टिकल्स कैसे होंगे, एकदम पास पास होंगे। ये भी हम लोगों ने इसके पहले जो है कि पढ़ा है, एकदम सटे सटे होंगे। ठीक है, अब ये मत बोलना मैम बहुत दूर दूर बना रही है, थोड़ा तो मैं इधर उधर बना ही रही हूँ, लेकिन बहुत सटे हुए जो है कि पार्टिकल्स होंगे, एकदम कॉम्पैक्ट, एकदम ठूसे हुए इससे कहेंगे हम। ठीक है, अब जब हम इसमें हीट डालेंगे तो क्या होगा, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पार्टिकल्स के बारे में, मैटर के पार्टिकल्स के बारे में, क्या कि इन पार्टिकल्स में मोशन होता है। अब ये इतने पास पास हैं फिर भी इनके बीच में वाइब्रेशन तो हो ही रहा होगा, अपनी जगह पे ऐसे हल्का हल्का हिल रहे होंगे, ये हिल रहे होंगे। ठीक है, अब ये मोशन हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है। ठीक है, अब जब हम इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है, हर पार्टिकल्स में हीट पहुँचेगा। ठीक है, पार्टिकल्स में जब हीट पहुँचेगा तो उनकी कौन सी एनर्जी बढ़ जाएगी, कौन सी एनर्जी, बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा, ये हम लोग बता चुके हैं, पहले की क्लासेस में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये पार्टिकल और तेज़ी से जो है कि ऐसे गति करेंगे, एक पार्टिकल और दूर दूर गति करना शुरू कर देगा। ठीक, थोड़ा गुस्सा आ जाएगा उनमें कि हमारे अंदर अब आ गई है एनर्जी, तो हम क्या करेंगे, और तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे। और जब ये तेज़ी से वाइब्रेट करने लगेंगे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है, प्रॉपर्टी नंबर 3,
पार्टिकल्स के बारे में कि सभी पार्टिकल्स जो होते हैं या जो सभी कण होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल होता है। तो जब ये वाइब्रेट करेंगे तेज़ी से और इनकी एनर्जी भी बढ़ी हुई है तो इनके बीच का जो फोर्स है, एक वक्त आएगा कि ये फोर्स धीरे धीरे टूट जाएगा और ये पार्टिकल्स बहुत दूर 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 फैलने लग जाएंगे। ठीक है, और जब फैलेंगे तो क्या होगा, अपनी दूरी बढ़ गई है इनकी, तो अब ये कौन सी अवस्था में चले जाएंगे? सॉलिड वाली अवस्था में जो है कि एकदम पास पास होते हैं, लिक्विड वाले में थोड़ा सा दूर होते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दूर हो गया अब ये। तो ये हो गया अवस्था या स्टेट चेंज। अगर ये राम कहानी जैसी लगी और कुछ पल्ले नहीं पड़ा है तो फिर से एक बार समझते हैं। ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत पास पास। लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ ऐसे चुटकी में तो नहीं बदल गया, कुछ तो हुआ क्या? हम सब पार्टिकल्स की दो प्रॉपर्टी जानते हैं। कौन सी दो प्रॉपर्टी? पहली प्रॉपर्टी अगर हम लोग ध्यान दें कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो मोशन करते हैं या गति करते हैं, और दूसरी कि पार्टिकल्स के बीच में होता है आकर्षण बल या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम जब हीट देना शुरू कर रहे हैं तो एनर्जी आ गई है पार्टिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा, वो पहले से गति कर रहे हैं। अगर एनर्जी आ गई है, उनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल और तेज़ी से कंपित होंगे, वाइब्रेट करेंगे, भाई वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा, और वाइब्रेशन की वजह से उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से वो थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे और दूसरी अवस्था या स्टेट में पहुंच जाएंगे। आई थिंक अब बात समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गया कि ये कैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया, तो अब हम बढ़ते हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। शायद ये टर्म कभी ना कभी सुने होंगे, मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक। अगर नहीं सुने हो तो अब समझ लेते हैं। चलो, तो हम बर्फ़ को गर्म करना शुरू करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये बर्फ़ जो है कि पक्का माइनस जो है कि टेम्परेचर पर होगी। एक टेम्परेचर हम मान लेते हैं -25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब गर्म कर रहे हैं तो ये यहाँ से पहुँचेगा -15 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आगे आएगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आगे आएगा -5 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऐसे करते करते ये पहुँचेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी बर्फ़ और बन जाएगी पानी। इसी ही टेम्परेचर पे आइस भी मिलेगा और इसी ही टेम्परेचर पे वाटर भी मिलेगा। ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तुम्हारा होता है मेल्टिंग पॉइंट, या हिंदी में हम इसे बोलते हैं गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक। तो बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या बुक में एक और जो है कि टेम्परेचर लिखा हुआ मिलेगा 273 केल्विन। ठीक है, ये केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड की तरह ही टेम्परेचर या तापमान की एक इकाई है। हम इन दोनों के बीच में चेंज भी कर सकते हैं, पर उससे पहले हम मेल्टिंग पॉइंट की एक डेफिनेशन देख करके आते हैं, उसके बाद हम कन्वर्जन भी सीखेंगे। गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट याद आया, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह उस ठोस का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। चूँकि यह वायुमंडलीय दाब पर ही जो है कि पूरी प्रक्रिया हुई है, अलग से कोई दाब नहीं लगा है, इस वजह से परिभाषा में वायुमंडलीय दाब लिखा हुआ है। पीछे क्या छोड़कर आए थे? हाँ, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन को एक दूसरे में कैसे चेंज करें। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन ये दोनों ही वाटर की मेल्टिंग पॉइंट है। बस अंतर क्या है, यूनिट्स का। ये सेम ही टेम्परेचर है, बस अलग अलग इकाई में इसको व्यक्त किया गया या बताया गया है। हम सेंटीग्रेड को वापस केल्विन में और केल्विन को वापस सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हैं। अब आओ इसको सीखते हैं।
अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे। मान लो कि हमारे पास एक टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और हमें इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 273 केल्विन ऐड कर देते हैं। क्या करेंगे, 273 केल्विन ऐड करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 293 केल्विन। इसका मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू 293 केल्विन। ठीक, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लो, हमें 150 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है, तो हम फिर से क्या ऐड करेंगे, 273 केल्विन। ठीक है, हमें क्या मिलेगा इसके बाद, ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 423 केल्विन। ठीक है, तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू 423 केल्विन। केल्विन तापमान का एसआई मात्रक है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273.16 केल्विन होता है। पर आसानी के लिए हम 273 केल्विन लेते हैं और कन्वर्जन के लिए हम डिग्री सेंटीग्रेड में 273 केल्विन को ऐड कर लेते हैं। अब इसी का उल्टा, केल्विन को अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है, मान लो टेम्परेचर दिया है 437 केल्विन। ठीक है, इसको हमें डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 273 केल्विन माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हाँ मिलेगा 164 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 437 केल्विन इज इक्वल्स टू 164 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए भी और एग्जाम्पल्स ट्राई करोगे। ठीक है, तो डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन जाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस 273, और केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस 273। ये छोटा सा कन्वर्जन है जो आपको आना चाहिए, और इसमें बुक्स में 1-2 क्वेश्चंस भी हैं, उनको ज़रूर सॉल्व करना। अब वापस से हम मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक की तरफ बढ़ते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक की परिभाषा भी देख लिया हमने, और हमने ये भी जाना कि बर्फ़ या आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। अब मुझसे मेरे दिमाग में एक सवाल है, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में आया या नहीं आया। सवाल ये है कि अगर किसी का, चलो 2 एग्जाम्पल लेते हैं, एक सॉलिड ए है, एक सॉलिड बी है। ठीक है, सॉलिड ए का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और सॉलिड बी का मेल्टिंग पॉइंट है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मुझे ये बताओ, इस मेल्टिंग पॉइंट से तुम क्या बता सकते हो, सोचो सोचो, क्या बता सकते हो। चलो मैं ही बताती हूँ। 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कम टेम्परेचर है, और 15 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब अधिक टेम्परेचर। ए वाला सॉलिड इतने कम टेम्परेचर पे ही पिघल जा रहा है या मेल्ट हो जा रहा है, और बी वाला इतने अधिक टेम्परेचर पे, इससे अधिक टेम्परेचर पर मेल्ट हो रहा है या पिघल रहा है। अब इसका मतलब ये कि इस सॉलिड के जो पार्टिकल्स थे, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण बल था, और जो हमारा सॉलिड बी है उसके पार्टिकल्स के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मुझे बताओ किसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहे होंगे। बिल्कुल सॉलिड बी के, तभी तो इसको अलग होने में ज़्यादा टेम्परेचर लगा, जबकि दूसरे वाले को कम टेम्परेचर लगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, उसके कणों के बीच आकर्षण बल भी उतना ही ज़्यादा होता है। आई बात समझ में। हम लोगों ने आज सॉलिड टू लिक्विड का चेंज देखा। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। Thank you students for watching and keep enjoying the chemistry lectures. Wait for the next lecture.